सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, बोलिए। सोमवार से शुक्रवार दिन के 3 बजते हैं, हम हाजिर हो जाते हैं सखी सहेली कार्यक्रम लेकर के। और भी जो काम होते हैं समय पर हम करते हैं और दूसरे प्रोग्राम भी बिल्कुल समय पर शुरू हो जाते हैं, अपने नियत समय पर, है ना जी। जब ये धुन बजती है ना, संकेत धुन सखी सहेली की, तब दिन के पता चल जाता है कि 3 बज गए हैं। हमारी कई सखियां हो सकता है हाथ में चाय का कप लेके चुस्कियां लेते हुए कार्यक्रम सुन रही हो। हाँ, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि संकेत धुन सुनते ही उन्हें लगता है कि चाय का समय हो गया है, चलो अब चाय चाय बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो नियत समय होता है कार्य का, उस समय पर अगर किया जाए तो इसे हम अनुशासन कहते हैं। या फिर घर में रहने के तौर तरीके, ऑफिस में रहने के तौर तरीकों को अगर ठीक से अपनाया जाए तो उसे अनुशासन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अनुशासन बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए और किस हद तक सिखाना चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे। आज का हमारा विषय है कि अनुशासन हो सजा नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे वीरांगना शिव देवी तोमर की। और चूंकि ठंड आ चुकी है, तो कुछ स्वास्थ्यवर्धक खाया जाए, या यूं कहें कि पिया जाए। हाँ, बिल्कुल, सूप पिया जाए। तो स्वास्थ्यवर्धक सूप जो होते हैं वो किस तरह से बनाया जाए, व्यंजन के अंतर्गत आज हम उन सूप की बात करेंगे। और इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो खाने में थोड़ी नुकसानदायक है, उनसे परहेज करना चाहिए। तो ये भी हमारा विषय रहेगा फास्ट फूड की। इतना फास्ट फूड भी आप ना खाएं कि हमारी तबीयत बड़ी फास्ट तरीके से खराब हो जाए। बिल्कुल, इतना फास्ट फूड ना खाएं कि आपकी जो तबीयत स्लो होने लगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं वीरांगना शिव देवी तोमर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौद की 16 वर्षीय वीरांगना शिव देवी तोमर ने अंग्रेजी सेना के दमन का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 10 मई 1857 की ये बात है, जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और शीघ्र ही इस विद्रोह की आग आसपास के गांवों और शहरों में फैल गई। बड़ौद के बाबा शाहमल सिंह जी तोमर ने इलाके पर घेरा डाल दिया और अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। इस बात से बौखलाकर 18 जुलाई 1857 को अंग्रेजी जो फौज थी वो बड़ौद पहुंची और हमला बोल दिया। तो भीषण युद्ध में शाहमल जी तोमर को वीर गति प्राप्त हुई। हाँ, और हमले में अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया और पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। गांवों को बुरी तरह लूटा गया, तबाह और बर्बाद कर दिया गया। गांवों का रसद पानी बंद कर दिया गया और अनाज, जानवरों, फसलों और संपत्ति को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। बिल्कुल, और ये सब देख रही थी 16 वर्षीय शिव देवी तोमर। उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि उनके गांव वालों पर ये भीषण अत्याचार हो रहा है, इसलिए उनके मन में प्रतिशोध की भावना जाग गई। शिव देवी और उनके मित्र किशन देवी ने क्षेत्र के कुछ नौजवानों को एकत्र किया और बदला लेने का निर्णय लिया। और देखिए, उस समय उनकी उम्र थी मात्र 16 वर्ष, और इस अल्प आयु में इस तरह के निर्णय लेना ये अपने आप में बड़ा साहसी कदम होता है, जो कि शिव देवी ने किया। उन्होंने बड़ौद में तैनात अंग्रेजी टुकड़ी पर जोरदार हमला किया। अचानक हुए आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबरा कर भागे। इस हमले का नेतृत्व स्वयं शिव देवी तोमर ने किया। कई अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। बेहतर हथियार होने के बावजूद भी अंग्रेज सैनिक हमले का सामना नहीं कर सके। शिव देवी तोमर की टुकड़ी का हमला इतना तेज था कि अंग्रेज बड़ौद छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि इस हमले में स्वयं शिव देवी घायल हो गईं। जब गांव वाले उनके घाव का उपचार कर रहे थे, तभी अंग्रेज सैनिक जो थे वो वापस लौटे और उन्होंने उस घायल वीरांगना पर एक के बाद एक कई गोलियां दागी। हाँ, और युवा वीरांगना ने मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए शहादत का वरण किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन शिवदेवी की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनसे प्रेरणा लेकर उनकी छोटी बहन, 14 वर्षीय उनकी छोटी बहन ने कमान अपने हाथ में ली। और हम आपको बता दें कि जैसे आज
आज हमने शिव देवी की बात की, उनकी छोटी बहन ने भी बहुत पराक्रम दिखाया, अंग्रेजों से युद्ध किया उन्होंने, और उनकी शहादत की कहानी भी हम अगले किसी सखी सहेली कार्यक्रम में आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल। और वीरांगना शिव देवी तोमर को हमारा शत शत नमन और उनकी पावन स्मृति को हम सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जाने वाले की याद आती है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन, हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। हम यादों के फूल चढ़ाएं और आंसू के दीप जलाएं, हम यादों के फूल चढ़ाए और आंसू के दीप जलाए, सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है, सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। दिल एक मंदिर इस फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इसके पहले हमने वीरांगना शिव देवी तोमर की बात की, और अब बात अनुशासन की, है ना भाई मंजू जी, हाँ
अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब ये कि अगर बच्चे को डांट कर या पिटाई करके अनुशासित करने की कोशिश करेंगे तो उल्टे वो और बिगड़ेगा। ऐसा हमारी एक सखी लिख रही हैं। छोटे बच्चों को अनुशासित करना काफी कठिन होता है, लेकिन इसके लिए मासूमों की पिटाई करना या उन्हें पिटाई का भय दिखाना बिल्कुल सही नहीं है। हर घर या स्कूल में कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते ही हैं जो परेशानी का कारण न भी हो तो भी अक्सर परेशानी में पड़ जाते हैं। और पुराने समय में ऐसे बच्चों को अनुशासित करने का एक ही तरीका होता था कि उन्हें डांटना, शारीरिक या मानसिक सजा देना। यहाँ तक कि स्कूल में अध्यापक जो होते थे उन्हें क्लास तक से निकाल देते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। समय बदला है, विचारों में बदलाव आया है, सोच के तरीकों में बदलाव आया है और अब बच्चों को इस तरह की सजाएं नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें समझाया जाता है। और इसी संदर्भ में हमारे एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि अनुशासन का पाठ बचपन से ही पढ़ाया जाता है और खुशहाल जीवन जीने के लिए भी अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है कि नियमों के अनुसार जीवन यापन करना। ये मानव की प्रगति का मूल मंत्र है। अनुशासन के बिना सफलता नहीं हासिल की जा सकती। विद्यार्थी जीवन में तो इसका और भी ज्यादा महत्व है, लेकिन अनुशासन इतना कठोर भी ना हो कि वो सजा बन जाए, और यही आज हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। हर माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखना चाहते हैं और इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं। वैसे तो अनुशासन वाली बात हर व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर जब बात खास बच्चों की आती है और तो हम छोटे बड़ों के अलावा हम कहीं भी हो, चाहे हम घर में हो, रास्ते पर हो, चाहे अपने कार्यस्थल पर हो या किसी से मिलने गए, सब जगह पर अनुशासन उतना ही आवश्यक होता है। बिल्कुल। और यही बात जब बच्चों की आती है तो जो माता पिता होते हैं वो थोड़े ज्यादा सजग हो जाते हैं और कई बार तो उन्हें अनुशासित करने के लिए सजा भी देते हैं। और एक पुरानी कहावत ये भी है कि लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी की बात कुछ अलग है। अब ये कहा जाता है कि ज्यादा सख्ती बच्चों को गलत राह पर ले जा सकती, इसलिए हमें ये करना है कि इन दोनों ही बातों के बीच संतुलन बनाए रखना है, ना कि इतना ज्यादा अनुशासन में रखें कि वहां भी बिगड़ने की संभावना हो जाए, या ना इतनी छूट दे दें, या फिर अनुशासित करने के लिए उन्हें सजा देने का प्रावधान भी अगर हम रखें, तो इन सब बातों के बीच तालमेल बना रहे, संतुलन बना रहे, ताकि गाड़ी पटरी पर ठीक तरह से दौड़ती रहे। और कई बार ना बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए मार पिटाई का सहारा लिया जाता है, लेकिन दरअसल में ये बिल्कुल प्रभावी तरीका नहीं है। ऐसे व्यवहार से बच्चे विद्रोही हो सकते हैं या फिर ढीठ हो सकते हैं। आगे चलकर उन पे किसी बात का असर नहीं होगा। पिटाई से बच्चों का जो बर्ताव है वो और भी खराब हो सकता है। क्योंकि पिटाई की वजह से वो गुस्से में होते हैं, खिजे हुए रहते हैं, तो वो कभी न कभी किसी न किसी बात में वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकल ही आता, तो ये उनके बर्ताव में झलकता है फिर उसके बाद। और मारने की बजाय उन्हें सही बात सिखाएं और साथ ही ये भी बताएं कि अनुशासन में नहीं रहने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अनुशासित रहने के क्या क्या फायदे हैं, और अनुशासन को जीवन में कैसे अपनाया जाए, इसके तरीके भी उन्हें बताएं। तो प्यार से अगर इन बातों को समझाया जाए तो शायद इन बातों का ज्यादा असर उनके ऊपर होगा। जी, जैसे बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी पीठ प्यार से थपथपाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रोत्साहन जो होता है वही उन्हें ये बात समझाएगा कि वे क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। अगर हम कठोरता करते हैं तो साथ ही साथ जब वो अच्छा करें तब भी उन्हें इस बात का एहसास दिलाना बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि हाँ बेटा, हमने तुम्हें जो बात सिखाई थी उसके अनुसार तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है और ये तारीफ के काबिल है। अगर घर में बच्चों के साथ अधिक सख्ती की जाए तो इसका असर उसके व्यवहार पर भी बढ़ता है। ऐसे बच्चे जब बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें थोड़े भी अनुशासन में रहना पड़े तो वे झगड़ा करने लग जाते हैं या मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, या अन्य किसी तरीके से उनकी मन की जो कुंठा है वो बाहर आती है उस समय, क्योंकि व्यवहार वैसा ही हो जाता है कि घर में बहुत अनुशासन में रखने के लिए जो सख्ती की जाती है तो मन अंदर ही अंदर उनका कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि इस बात को मैं कैसे बाहर निकालूं। तो कहीं ना कहीं कुंठा होती है या एक जमा होने लगता है जो गुबार होता है ना, और मौका मिलने पर जब वो बाहर आता है तो किसी बम से कम नहीं होते। लंबे समय तक बच्चों के साथ सख्ती करने से उनके मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनमें देरी से सीखने या मानसिक या शारीरिक विकार जैसी समस्याएं भी
कई बार सामने आ सकती हैं। हाँ, और बच्चों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है आकांक्षा, और यहाँ तक कि उनका शरीर भी बहुत कोमल होता है। उन्हें सिखाने के लिए मारना या कोई सजा देना ये कोई कारगर तरीका नहीं है। शारीरिक दंड देने से बच्चों में कई तरह के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर हो सकता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये अगर ये समस्याएं अगर आ गई बच्चों में तो अनुशासन तो एक तरफ रह जाएगा और इन तकलीफों से निपटना पहले जरूरी हो जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आए तो बेहतर है ना। बिल्कुल। और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि घर में ज्यादा अनुशासन रखना बच्चों को सजा के समान ही लगने लगता है। वो हाँ। भले वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मन ही मन कुंठित होते रहते हैं, दबे रहते हैं। और कभी-कभी अगर बच्चों को कई चीजें छोटी-छोटी होती हैं, जैसे बच्चों को उठने में देरी हो जाए या उनको खाने का कुछ मन नहीं है या थोड़ी देर कभी ज्यादा खेल लिए, तो इन छोटी-छोटी बातों को लेकर घर में बहुत गंभीर वातावरण न बनाए। हाँ बिल्कुल। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों का एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि अरे तुमको दिन में 1 बजे खाना खाना ही है, सुबह 8 बजे नाश्ता करना ही है और तुमको सुबह 7 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ ही जाना है। कभी कभार इन चीज़ों में अगर थोड़ी देर हो जाए, बच्चे का मूड भी कई बार, हमारा बड़ों का भी होता है ना, कई बार मूड ठीक नहीं होता है, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता तो हम सोचते हैं ठीक है भाई आज नहीं करते, चलो इस काम को कर। इसी तरह बच्चों का भी मूड हो सकता है। तो इतनी ज्यादा सख्ती भी ना करे कि नहीं 7 बजे मतलब 7 बजे ये काम हो ही जाना चाहिए। इस तरह की सख्ती से भी बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। तो इतना अनुशासन ना करे कि बच्चों को ऐसा लगने लगे कि ये अनुशासन नहीं बल्कि ये सजा है। और ऐसा करने पर बच्चों को लगेगा कि मतलब जैसे कि गंभीरता का जब हम वातावरण बना देते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो बच्चों को क्या लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत काम कर दिया है। तो इससे वो डर जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और इन सब बातों का असर उनके व्यक्तित्व पर फिर साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए जरूरी है कि अनुशासन को मर्यादा में रखें और सही तरीके से रखें ताकि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए, न कि नकारात्मक प्रभाव पड़े। हाँ। भाई मंजू जी, हम तो यही कहेंगे जैसे हम बच्चों को प्यार से बचपन से संस्कार सिखाते हैं, तो उन्हें अनुशासन में लाने के लिए डांट डपट की बजाय प्यार का सहारा लिया जाए। हाँ। और ये जो अनुशासन है ये उनके संस्कारों में प्यार से शामिल किया जाए। हाँ, और देखिए हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी कि जीवन में उन्नति का मूल आधार अनुशासन ही है। अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर परिवार को जो है वो आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने अनुशासन के संबंध में अपनी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है। चलो हम ये चाहते हैं कि हम सब भी इस अनुशासन को बनाए रखें। और देखो अब हमारा अनुशासन ये कहता है कि बातों के बाद एक गीत का मजा लिया जाए। दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ कदम मिलाकर चले उधर लेके चले ये प्यार जिधर प्यार की राही तू ही बता खत्म कहाँ होगा ये सफर कदम मिलाकर चले उधर लेके चले ये प्यार जिधर प्यार की राही तू ही बता खत्म कहाँ होगा ये सफर जहाँ पे गाए दिल की सरगम झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ
यहीं कहीं, खबर ये दिल को मगर नहीं, छुपा हुआ था यहीं कहीं, खबर ये दिल को मगर नहीं। हटा वो पर्दा, प्यार जागा, चलो बसा ले हम हम संग संग, एक नया जहां, नया जहां। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। कली थी पहले फूल हुई, कहो ये किसकी भूल हुई। चमन रहे ये खिला खिला, दिल वो दिल से मिला मिला। कली थी पहले फूल हुई, कहो ये किसकी भूल हुई। चमन रहे ये खिला खिला, दिल वो दिल से मिला मिला। मिली है मंजिल जिंदगी को, दिल ये पूछे हम हम संग संग, अब चले कहाँ, चले कहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। छाया फिल्म का ये गाना आकांक्षा हमने सुना, और अनुशासन की ये छाया हमारे जीवन में भी बनी रहे। बिल्कुल। तो ठीक है। और इसी संदर्भ में हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि कई लोग अपनी तानाशाही को अनुशासन का नाम दे देते हैं, तो यही हम कहना चाहते हैं कि अनुशासन अनुशासन रहे, सजा नहीं हो। और एक ये गीत सुनने से पहले हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, वो ठीक से हम पढ़ नहीं पाए थे, एक बार फिर से उनकी बात हम सामने रख देते हैं। श्रोता लिखते हैं कि जीवन में उन्नति का मूल आधार अनुशासन ही है। अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर परिवार और समाज में सम्मान पाता है। अनुशासन की जो शिक्षा है बच्चे को घर और विद्यालय दोनों स्थानों पर दी जानी चाहिए, क्योंकि बचपन के सीखे गए संस्कार ही उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। अनुशासित बच्चे ही अपने गुरु माता पिता का आदर करते हैं। यदि विद्यालय में अनुशासन न हो तो विद्यालय खेल के मैदान बन जाएंगे। तो इसके लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, और जितना अपना जीवन अनुशासित रखना जरूरी है। अब जब अनुशासन की बात आती है, अपने जीवन में उसे उतारने की बात आती है, तो वो हर चीज में और हर क्षेत्र में होना बेहद जरूरी है। खान पान में भी। हाँ बिल्कुल, खान पान में भी। और जब खान पान की बात होती है ना मंजू जी, तो हम आजकल अपने जो हमारी जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक हम लगभग दौड़ते रहते हैं। और इसी बीच जब हमें समय मिलता है या नहीं भी मिलता, तो भोजन करने की जो एक कहते हैं ना प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया की बजाय हम इसे कहेंगे एक औपचारिकता जो होती है, उसे दौड़ते भागते हम पूरा करते हैं कि बस पेट में कुछ जाना जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। वैसे आकांक्षा, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे, हमेशा से ये कहा करते थे कि ये इतना जो काम हम कर रहे हैं, इतनी दौड़ धूप जो हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भोजन के लिए कर रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि भोजन को ही हम सबसे कम समय देते हैं, बाकी सारे कामों को हम बहुत सारा समय दे देते हैं। जबकि कहते हैं कि भोजन बहुत इत्मीनान से करना चाहिए, प्यार से बनाया हुआ भोजन करना चाहिए, घर का बना हुआ शुद्ध ताजा और स्वच्छ वातावरण में और स्वस्थ विचारों के साथ बनाया हुआ जो भोजन होता है वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से पोषण दे सकता है। तो ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, समय कम है, बनाएगा कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा, समय है ही नहीं हमारे पास, और फिर कुछ अच्छा भी तो खाने को चाहिए। तो क्या करते हैं, हम अपना फ़ोन उठाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं और घर पर भोजन जो है वो डिलीवर हो जाता है और मनपसंद का भोजन 10 से 15 मिनट में आ जाता है। बिल्कुल भाई, इस फास्ट लाइफ में हमारा जो फूड है वो भी फास्ट हो गया है। हाँ तो ये सारे फास्ट करने के चक्कर में क्या होता
होता है कि हमारी जो सेहत है वो भी बड़े फास्ट तरीके से खराब हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। और वैसे भी कहते हैं कि हमारा जो भारतीय भोजन है बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। उसके जो नियम बनाए गए हैं, जो जो चीजें हम जिस सीजन में खाते हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार है कि कब हमें किस चीज की जरूरत होती है और उसी हिसाब से हम वो उस सीजन में वो सब्जियां आती है, वो चीजें आती है और उस तरह के व्यंजन हम बनाते हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसे फास्ट फूड रोज खा खा के अपनी सेहत को खराब मत कीजिए। इसी संदर्भ में हमारे श्रोता ये लिखते हैं कि फास्ट फूड जितना नुकसानदेह है आज लोग वही बड़े चाव से खाते हैं और खिलाते भी हैं। खास करके बच्चों को तो इसके प्रति ज्यादा ही बच्चे आकर्षित रहते हैं। पेट और लीवर की अधिकांश बीमारियों में फास्ट फूड जी का बहुत अहम योगदान होता है। फास्ट फूड जी का बड़े सम्मान के साथ इन्होंने कह दिया। फास्ट फूड जी का बड़ा अहम योगदान होता है। और जब बात बच्चों की सेहत की आती है ना मंजू जी, तो आजकल विज्ञापनों के जरिए इतने आकर्षित करने वाले विज्ञापन बनते हैं और जो बच्चे होते हैं वो जल्दी रीच जाते हैं इन सब पे। और कभी ना कभी, चूंकि बाल स्वभाव तो होता ही है जिद करने का, तो माता पिता भी सोचते हैं कि चलो जिद पूरी कर दी जाए, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आदत में शुमार होता जाता है। इन चीजों की एक मतलब आदत सी लग जाती है, मुंह को स्वाद लगना बोलते हैं ना। और माता पिता को भी एक बहुत ही आसान बात लगती है कि चलो बच्चे ने मांगा और तुरंत बाहर से, क्योंकि घर में बनाने में बड़ी मेहनत लगती है ना आकांक्षा। वो सामान खरीद करके लाओ, उन्हें धोना, पोंछना, साफ करना, और उसमें इतनी मेहनत लगती है और फिर उसके बाद में बड़े इत्मीनान से उसे बनाना। तो ये इतना वक्त किसके पास है? और इतनी मेहनत करने से भी आजकल लोग जी चुराने लग गए हैं। तो इसके लिए भी वो एक आसान विकल्प चुनते हैं कि तुरंत बाजार से मंगवा लिया जाए। और वैसे एकदम जितना फास्ट तरीके से आप ऑर्डर देते हैं उतने ही फास्ट तरीके से वो आ भी जाता है। और ऐसे ही हमारी एक सखी लिख रही है कि फास्ट फूड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें घर के खाने की आदत छूट जाती है। दूसरा ये कि हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है, जैसे अपच होना, गैस संबंधी समस्या, और ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे लीवर को कमजोर कर देता है, जिससे हमारा खाना नहीं पचता। इसलिए अगर इन सब चीजों को खाना भी है तो एक लिमिट में, महीने में एक आध बार बाहर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर उसी चीज को घर में बनाकर खाएंगे तो उससे बेहद कम नुकसान होगा। या उसमें अगर हम अपने हिसाब से कुछ पौष्टिक चीजें डालेंगे तो वो शरीर को फायदा करेगा। हाँ, लेकिन समस्या यहीं आकर के खड़ी होती है आकांक्षा कि एक दो बार हम खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो मुंह में इतना स्वाद दे जाती है वो चीजें, लेकिन वो स्वाद हमारी सेहत भी बिगाड़ती है। लेकिन उस बात की तरफ हमारा ध्यान तब जाता है जब सेहत थोड़ी सी बिगड़ने लग जाए या फिर उस सेहत हमारी जवाब देने लग जाए, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ भी अगर अनुशासन बना के रखा जाए कि भाई हम महीने में एक ही बार खाएंगे, बाकी समय हम घर का बना हुआ भोजन खाएंगे, तो सेहत नहीं बिगड़ेगी और आपको स्वाद भी मिलता रहेगा। तो ऐसा करके आप इन दोनों बातों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। लेकिन अब हमें जब संतुलन की बात आती है तो हमें भी अपने कार्यक्रम में संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। Thank you.
हम बात कर रहे थे आकांक्षा फास्ट फूड के बारे में कि जब हमारे पास समय नहीं होता तुरंत फुरत हम वो बना करके खा लेते हैं, लेकिन ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है इस बात पर भी हम थोड़ा विचार करते हैं कि फास्ट फूड में फ्लेवर लाने के लिए नमक ज़्यादा डालना पड़ता है, और जो ज़्यादा नमक होता है वो हमारी ज़ुबान को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर सेहत के लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और रोज़ाना अगर हम बहुत ज़्यादा सोडियम ब्लड हमारे शरीर में अगर जाए तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिससे हृदय संबंधी परेशानियां भी हो सकती है। बिल्कुल। और कई बार फास्ट फूड में जो सोडियम के साथ साथ जो फूड कलर होते हैं मंजू जी, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनका लगातार ये ज्यादा इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचाता है। वैसे ही फास्ट फूड के अधिक इस्तेमाल से ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। देखिए, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अच्छे और बुरे। और बुरे कार्बोहाइड्रेट्स मैदा और बिना फाइबर की चीजों में मिलते हैं, जैसे ब्रेड हो गई, व्हाइट ब्रेड, नगेट्स, सोडा और अन्य जो फास्ट फूड जो चीजें होती हैं इन फास्ट फूड चीजों में शामिल होती हैं। और जब हम इन्हें लगातार खाते हैं तो ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ सकती है, जिससे इंसुलिन संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और फास्ट फूड में तो ये जो ब्रेड और नगेट्स और पाव और यानी मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो तो इसमें मुख्य रूप से होती ही है फास्ट फूड के अंदर, तो और ये इतना नुकसानदायक हमारे लिए होता है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उतनी ही कैलोरीज लेनी चाहिए जितना कि हम बर्न करें, यानी कि जितनी हम मेहनत कर, कहते भी है ना कि जितना खाते हो उतनी मेहनत भी करो तभी वो खाना पचेगा, अन्यथा वो पचेगा नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि कैलोरीज हमें उतनी ही लेनी चाहिए जितना हम श्रम करते हैं, यानी कि जितना हम उसे वापस से उपयोग कर लेते हैं, और उससे ज्यादा लेने पर हमारा वजन जो है वो बढ़ सकता है, यानी कि बढ़ना तय ही है। और फास्ट फूड वैसे भी कैलोरीज से भरपूर होता है, इसलिए वजन बढ़ रहा है तो या तो आप फास्ट फूड कम खाएं या फिर व्यायाम ज्यादा करें। और मुझे लगता है कि जो लोग रोज रोज फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो व्यायाम तो ज्यादा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको फास्ट फूड ही कम खाना है, और अगर आप कर रहे हैं व्यायाम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी आपको इन चीजों से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। फिर भी पोषण के लिहाज से जो फास्ट फूड होते हैं उनमें पोषण की समुचित मात्रा नहीं होती। इसके ज्यादा सेवन से विटामिन, मिनरल्स और लगभग हर तरह की चीजों के शरीर में कमी हो जाती है। जब भोजन में पोषक तत्व कम होते हैं तो सेहत पर इसका विपरीत असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इसीलिए फास्ट फूड का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। बिल्कुल। और ज्यादातर जो फास्ट फूड होते हैं उनमें ट्रांस फैट होते हैं जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं। इसके नियमित सेवन से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी पूरी संभावना बनी रहती है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दिल संबंधी कोई भी समस्या होना ये तो स्वाभाविक सी बात होती है, तो इसके लिए भी इस भोजन से हमें बचना होगा। अब देखिए ना, अगर फास्ट फूड खाने के बाद सिर दर्द होता है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फास्ट फूड हो सकता है। जैसे इसमें मौजूद ज्यादा नमक, MSG और नाइट्रेट्स भी सिर दर्द का कारण बन सकते हैं। अगर फास्ट फूड खाने के बाद सिर दर्द होता है तो इसे खाना कम करें और सेहतमंद विकल्प तलाशना बेहद जरूरी है। हाँ, और विभिन्न शोध से भी ये बात सामने आई है कि फास्ट फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने से फेफड़ों की कार्यप्रणाली में बाधा आ सकती है, कि जिससे क्या होता है कि अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती है। खासकर बच्चों के लिए ये बहुत हानिकारक है। तो अगर आप पहले से अस्थमा से पीड़ित हैं तो मोटापा बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है, इसलिए भी इसका सेवन कम करना जरूरी है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फास्ट फूड के एडिक्ट बन गए हैं, आदत पड़ गई आपको खाने की, बिल्कुल ये जान लीजिए कि सेहत के लिए ठीक नहीं है और इससे दूर रहना बेहद जरूरी है। इसकी बजाय आप ज्वार की रोटी खाइए, बाजरा मक्का की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए, दालें खाइए, और अभी बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, उनका उपयोग कीजिए। और उन सब्जियों का उपयोग करके हम बहुत अच्छे अच्छे सूप भी बना सकते हैं। तो इस गीत के बाद हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई,
अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सितम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा। उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। करो खून तुम यूं ना मेरे जिगर का, बस इतवार का भी है तिरछी नजर का, यही प्यार को आजमाने के दिन है, यही प्यार को आजमाने के दिन है, किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई, हमें से मोहब्बत हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। ओ, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। लीडर फिल्म का गाना हमने सुनवा दिया। और जैसे जब मोहब्बत की बात आती है तो बस इन अच्छी अच्छी चीज़ों से मोहब्बत करते रहिए, देखिए आपकी सेहत भी बड़ी तरोताज़ा बनी रहेगी। भाई मंजू जी, जैसे ये गाना कह रहा था ना, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, जब ठंड एकदम कड़कड़ाती पड़ती है ना, तो दिल से कुछ इसी तरह की आवाज आती है और मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म पी लिया जाए। हाँ, सेहतमंद भी हो, स्वाद में भी बड़ा लाजवाब हो, ऐसा अगर कोई सूप हो और तो उसकी तो कुछ बात ही और होती है। तो सबसे पहले क्या बता रही हो आकांक्षा? सबसे पहले बनाएंगे दाल शोरबा। दाल का शोरबा? हाँ, बेहद पौष्टिक, हाँ, और गर्माहट देने वाला शरीर हाँ, को। और ये जो दाल का शोरबा जब हम बनाते हैं ना आकांक्षा, तो इसकी खासियत ये भी होती है, जब जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो हार्ड फूड जो ठोस आहार होता है उसे पचाने में सक्षम नहीं होते, कई बार उनकी पाचन प्रणाली जो होती है वो कमजोर हो जाती, तो इस तरह से दाल का शोरबा बना के देने से पूरी पौष्टिकता भी मिल जाती है, आसानी से पच भी जाता है और खाने में भी बड़ा आसान होता है। तो विशेष तौर पर जैसे किसी की सर्जरी होती है, कोई सर्जरी, तब ये चीजें देना उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है और उपयोगी भी होता है। जी, तो दाल का शोरबा बनाने के लिए सामग्री है: मूंग की धुली दाल आधा कप, प्याज 1, हरी मिर्च 1 या स्वाद अनुसार, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, लहसुन 5 से 7 कलियां, और देसी घी के 2 छोटे चम्मच, या अगर आप कम या ज्यादा करना चाहें तो आप पर निर्भर है। हल्दी और भुना जीरा आधा छोटा चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले दाल को धोकर साफ करना है और आधे घंटे के लिए इसे भीगने देना है। अब प्रेशर कुकर में भीगी दाल, कटा प्याज, हरे मिर्च, अदरक और 2 कप पानी डालकर 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है इसे। अब जो भाप है वो निकलने पर इसे मिक्सर में आप पीस लें, इस मिश्रण को मिक्सर में पीस लें। अब कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और इसमें दरदरी लहसुन डालकर हल्का सेक लें। इसके बाद इसमें
जो मिश्रण पीसा हुआ है दाल का उसे डालें और इसके साथ ही 1 कप पानी और मिलाएं और इसमें 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह इसे पकने दें। बस दाल का शोरबा तैयार है और इसे सर्व करते समय भुना जीरा और ऊपर से नींबू का रस थोड़ा सा डालकर परोसेंगे तो स्वाद बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और बच्चों के लिए अगर आप ये बनाना चाहती हैं तो इसमें हरी मिर्ची का उपयोग ना करें, क्योंकि उससे बहुत तीखापन आ जाता है और बच्चे नहीं खा पाते। और या वृद्ध के लिए भी बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को किसी भी सूप में से आप निकाल सकते हैं या उसे ना डालें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि काली मिर्ची अपने आप में थोड़ी सी उसका जो फ्लेवर होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो काली मिर्ची पीसी हुई जो होती है उसका उपयोग ज्यादा अच्छा होता है। चलो अब एक ग्रीन हरे रंग का एक सूप बनाना बताते हैं, वेलवेट ग्रीन सूप बनाते हैं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, ब्रोकली का एक छोटा फूल चाहिए हमें, मटर के दाने आधा कप चाहिए, लहसुन 2 से 3 कली, हरा प्याज लीजिए, तेज पत्ता 2 पत्ते लेना है इसके, वेजिटेबल स्टॉक 3 कप हमें चाहिए, चीज 2 छोटे चम्मच, ताज़ी क्रीम 2 से 3 बड़े चम्मच चाहिए, नमक और कुटी हुई काली मिर्च स्वाद के हिसाब से लेना। वेजिटेबल स्टॉक के बारे में बता देते हैं आकांक्षा कि जो हम सब्जियां लाते हैं उन्हें साफ करते हैं, जैसे धनिया की जो डंडियां होती है, पुदीने की डंडियां होती है, या जैसे ब्रोकली हम लेकर के आएंगे इस सब्जी, तो उसमें से मोटा मोटा कुछ हिस्सा होता है जिसको हम पकाते समय उसे हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, निकाल देते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से धो करके एक पानी थोड़ा रखिए और उसमें थोड़ा सा उबाल लीजिए और उसके बाद छान लीजिए। उन जो कटी हुई सब्जियां उनको आप निकाल दीजिए, इन सब्जियों के जो टुकड़े जो बचे हुए रहते हैं उनको निकाल देना, और उसके बाद जो पानी बचेगा उसे हम वेजिटेबल स्टॉक कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो धनिया के पुदीने की डंडियों के उनका जो फ्लेवर आ जाता है वो इसको एक अलग स्वाद देता है, सूप को एक बहुत ही अलग फ्लेवर और एक अलग स्वाद देता है, इसलिए सूप बनाते समय वेजिटेबल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। तो सामग्री तो हमने बता दी, अब बनाना कैसे है ये भी बता देते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में ब्रोकली, मटर के दाने, लहसुन, तेज पत्ता और वेजिटेबल स्टॉक डाल करके 5 से 7 मिनट उसे प्रेशर कुक हमें करना है। फिर इसे ब्लेंडर से मिक्स करके और फिर उसके बाद इसे छान लें। अब इस छने हुए मिश्रण में नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर एक बार फिर से इसे गैस पर रखना है, 2-3 मिनट इसे पकाना है। गैस उसके बाद बंद कर दें। सूप तैयार है आपका, और इस सूप में आप क्रीम डाल सकते हैं और चीज़ को आप कद्दूकस करके उसके ऊपर थोड़ा सा डाल करके उसे सजा दीजिए, और इस तरह से ब्रेड के साथ या फिर सूप की जो स्टिक आती है उसके साथ आप इसे सर्व कीजिए। और देखिए आपको पोषण भी मिलेगा और मन को तृप्ति भी मिलेगी, स्वाद भी मिलेगी। तो ये सूप आप बनाइए और एक अच्छा सूप के जैसा ही तरोताजा एक गीत भी सुन लेते हैं। चांदनी रात में, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं झूले में, 7 रंगों के हंसी झूले में, नाज़ो अंदाज से, नाज़ो अंदाज से लहराते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है।
फूल के बिखरे जो महकते गेसू, भूल गई जैसे हवा में खुशबू। मेरी हर सांस को, मेरी हर सांस को महकाते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे। दिले नादान फिल्म का ये गाना आकांक्षा हमने सुना और वाकई हमारा दिल बड़ा नादान होता है। वो समझता है कि घर में किसने कितने प्यार से कौन सी चीज बनाई है और कौन सी चीज बड़े बेमन से बाहर से ला करके दे दी गई है। एक श्रोता ने भी ऐसी बात लिखी है ना, कह रहे हैं बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही है कि आज से 20 दिन पहले ही बाजार से कच्ची मूंगफली लाए थे और श्रीमती जी से बोले कि चूड़ा में डालकर भून दीजिए। क्या मजाल कि वो उसे हाथ भी लगा दें। जब मन किया बगल की किराने दुकान से मिक्सचर वगैरह मंगवा लेती हैं। मजबूरन हमें भी खाना पड़ता है दीदी। तो वही हम अपनी सभी बहनों से कहना चाहते हैं कि प्यार से बनाइए और आप खुद भी खाइए और प्यार से खिलाइए। और ऐसा ही एक मैंने ये किस्सा क्या ऐसा ही बात है, ये मैंने सुनी है। पति पत्नी के बीच, उनके बीच में थोड़ी सी तकरार चल रही थी इस बात को लेकर के कि पति महोदय ने काफी बार जो है अरवी की जो सब्जी होती है ना, वो ला करके उन्होंने घर में रखी है और पत्नी से कहा कि कभी कभी इस अरवी की सब्जी भी बनाया करो, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन उनकी जो पत्नी है, उन्हें लगता है कि ये अरवी की सब्जी बनाने में बड़ी झंझट है, उबालो छीलो और बड़ी चिकनी चिकनी होती है, हाथ में लगती है, फिसल फिसल के जाती है। तो वो हमेशा या तो लौकी, तुरई या गिलकी, ये 3 ही सब्जियां बनाती है। तो इस बात को लेकर उनके बीच भी थोड़ा मतभेद हो कि नहीं, इतनी अच्छी सब्जियां मैं ला करके रखता हूँ लेकिन ये केवल ये 3 ही सब्जी बनाती है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन खाने में बड़ा मजा आएगा, अलग अलग तरह की चीजें बनाएं। जिंजर लेंटिल सूप अब बता दे, बड़ा पौष्टिक है ये भी। लेंटिल मतलब कि मसूर जो होता है ना, आखा मसूर, उसे लेंटिल कहा जाता है। तो मसूर की साबुत दाल हमें लेनी है आधा कप, पानी 2 कप लेना है, अदरक एक छोटी सी गांठ लीजिए, हरी मिर्च 1 लीजिए, ये भी अगर आप लेना चाहें तो ठीक, नहीं तो हरी मिर्च को आप छोड़ भी सकते हैं। प्याज 1 लेना है, वेजिटेबल स्टॉक 2 कप लेना है, तेल 1 बड़ा चम्मच या फिर इसकी बजाय घी लेना चाहे तो और अच्छी बात होगी। जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, नारियल का दूध 1 कप लेना है, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, धनिया पत्ती थोड़ी सी चाहिए, नमक और काली मिर्च हमें स्वाद के हिसाब से लेना है। अब बनाना कैसा है, मसूर को जो है 2 घंटे के लिए पानी में पहले भिगो दे और जब ये फूल जाए, चूंकि पानी में भिगेगा तो ये फूल जाएगा, फूल जाने के पर 2 कप पानी में नमक और वेजिटेबल स्टॉक के साथ इसे यानी तीनों चीज़ों को डाल करके पका लेना है। दाल गलने पर मैश करें और एक बड़े पैन में तेल या घी गरम करें, बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालकर भून डालें और मसूर का ये जो पेस्ट है ये उसमें डाल देना है। साथ ही इसमें नारियल का दूध भी डालें, काली मिर्च मिला दें और कुछ मिनट तक इसे पका लीजिए। जब ये पक जाए तो आंच से उतार करके इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर डालें, धनिया डालें, चाहे तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, या और अगर आपको चीज कसना के डालना पसंद है, कद्दूकस करके डालना, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो जिंजर लेंटिल सूप आपका बिल्कुल तैयार है। मंजू जी, ये जो सारे सूप होते हैं ना सब्जियों के, इनकी सबसे खास बात होती है ना, पौष्टिक तो होते ही हैं, स्वाद में अच्छे होते ही हैं, लेकिन देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं। अच्छा। कोई लाल कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, सफेद रंग का भी सूप होता है, या कोई अगर दाल से बना है तो पीला रंग आता है। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो कलर रंग देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, और एक वो जो कॉर्न का जो सूप बनाते हैं ना, क्लियर सूप बनाते हैं और उसमें छोटे मक्की के दानों का, हाँ, मक्की के दानों का सूप बनाते हैं और उसमें सब्जियां बहुत बारीक बारीक काट करके डाली जाती है, तो वो देखने में बड़ा आकर्षित करता है। जैसे हम देखते हैं हमें लगता है कि अरे इस सूप को तो जरूर हमें पी लेना चाहिए। तो एकदम अलग अलग रंगों में, अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग सब्जियों से बनाए गए ये सूप वाकई बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और ऐसा ही एक स्वादिष्ट सूप अब हम बताएंगे, इसका नाम ही है रेड कारपेट। रेड कारपेट, हाँ, तो बताओ जल्दी से। तो इसकी सामग्री है ताजा लाल टमाटर आधा किलो, साबुत काले मिर्च 8 से 10 या आप कम भी कर सकते हैं, तेज पत्ता 2 या 3, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, मैदा 1 छोटा चम्मच, चीनी 1.5 छोटा चम्मच,
प्याज 2 छोटे, मक्खन 1 छोटा चम्मच और वेजिटेबल स्टॉक 3 कप के लगभग। वेजिटेबल स्टॉक के बारे में आपने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले। और क्रीम 2 बड़े चम्मच, साथ ही काला नमक और सफेद नमक स्वाद अनुसार। बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में कटे लाल टमाटर, कटा प्याज, अदरक और साबुत काली मिर्च, साथ ही तेज पत्ता और वेजिटेबल स्टॉक डालकर 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेना है। अब इसे सूप छानने वाली छलनी से छानिए और एक अलग बर्तन में मक्खन गर्म करके इसमें मैदा डालकर हल्का गुलाबी होने तक इसे सेक लें। अब इसमें छना टमाटर वाला जो मिश्रण है, जो साथ ही इसमें चीनी, काला नमक और सफेद नमक डालकर 5 से 7 मिनट तक उबालें। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नमक की मात्रा जो है वो सीमित रहे। अब तैयार क्रीमी टोमेटो सूप को ताज़ा क्रीम से सजाकर गर्मा गर्म आप परोसें। इसमें एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं मंजू जी, जैसे इसमें मैदे का जो सेवन बताया है, उसकी बजाय हम कॉर्नफ्लोर का जो आटा रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छा स्वादिष्ट एक सूप तैयार हो जाएगा जिसमें आपको भरपूर पोषण भी मिलेगा। और जब पोषण की बात आती है तो एक और बड़ा ही पौष्टिक सूप है सरसों का साग और मक्की दी रोटी। ये तो हम खाते ही आए हैं, लेकिन क्रीमी मक्का सरसों सूप भी आप बना सकते हैं। अगर आपको रोटी और सब्जी दोनों अलग अलग बनाने की इच्छा नहीं है तो आप दोनों को मिला करके एक सूप बना सकते हैं। उसके बारे में हम बता देते हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। सरसों का साग बिल्कुल साफ करके धो करके अच्छा किया हुआ जो साग होता है वो 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम लेना है। मक्का का दलिया हमें 1/4 कप लेना है। खट्टी छाछ लेनी है 2 कप। अदरक का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 छोटा चम्मच। नमक स्वाद के हिसाब से। काली मिर्च स्वाद के हिसाब से। जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। घी 1 बड़ा चम्मच, और भी इससे ज्यादा भी अगर लेना चाहे घी तो लिया जा सकता है इसमें। और क्रीम 1 बड़ा चम्मच। ये सामग्री हमें चाहिए जी। अब बनाना कैसे है ये भी बता देते हैं कि सरसों के साग को पहले तो आप उबाल लें और उसे निचोड़ लें और ठंडा होने पर उसे आप पीस लें, तो वो एक बारीक पेस्ट उसका तैयार हो जाएगा। अब मक्के का जो दलिया है उसको पहले घी में भून लें और 1 कप पानी में डालें और कुकर में डाल करके इसको उबाल लें, है ना। मक्के का दलिया एकदम जैसे दूसरा दलिया हम खाते हैं उसी तरह से ये दलिया एकदम उबल करके तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है कि जब ये गल जाए अच्छी तरह से तो उसके बाद में छाछ, पिसा हुआ सरसों का साग, नमक डालना है, अदरक का पेस्ट डालना है, हरी मिर्च के जो टुकड़े हमने किए हुए वो डालना है और इसके बाद 4 से 5 कप उसमें पानी हमें और मिला देना है और इसको अच्छी तरह से सब मिक्स करके इसको उबाल लेना है। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए उसके बाद में इसमें काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर इसके अंदर मिलाना है। आपका ये सूप तैयार हो जाएगा। जिस बोल में आपको परोसना है उसमें उसको निकालिए और क्रीम को एक अच्छी सी डिजाइन उसके ऊपर क्रीम की बना दीजिए और इसको गर्मा गर्म अगर आप सर्व करेंगे तो जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग आपको स्वादिष्ट लगता है वैसे ही ये मक्के का दलिया और सरसों का जो सूप बनाया है हमने, ये पौष्टिक भी होगा और स्वादिष्ट भी होगा। क्या बात है। और एक स्वादिष्ट गाना भी सुना दे। बिल्कुल। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
आकांक्षा, अगर हम इन सूप को अपने जीवन में अपनाएंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हमारी सेहत भी यही कहेगी कि जब से तू आया मेरे द्वारे या मेरे पेट में जब से तू आया है, सेहत एकदम टनाटन हो गई। चलिए, हम यही सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।